अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताहिर अफाकी। आज के इंतहाई अहम तरीन मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू जिसका उन्वान है पोस्ट कोरोना वर्ल्ड एंड एंड ऑफ कैपिटलिज्म। दोस्तों, पिछले 4 माह से दुनिया तकरीबन लॉकडाउन का शिकार है, जिसकी वजह से दुनिया की मुआशी सूरत हाल इंतहाई बद से बदतर होती जा रही है। दुनिया इकनॉमिक स्लो डाउन से इकनॉमिक रिसेशन में दाखिल हो चुकी है और डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, ये इकनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन क्या है? तो याद रख लें, इकनॉमिक स्लो डाउन है कि किसी भी मुल्क की माशी सूरत हाल, उसकी ग्रोथ में पिछले साल की निस्बत कमी आना, इसे हम इकनॉमिक स्लो डाउन कहते हैं। जैसे किसी मुल्क की जीडीपी पिछले साल 5 थी, तो इस साल अगर 4 हो तो ये इकनॉमिक स्लो डाउन कंसिडर होगी। फिर उसके बाद आता है रिसेशन। रिसेशन किसी भी मुल्क का कंसेक्टिव 2 क्वार्टर के लिए इकॉनमी माइनस में चले जाना, नेगेटिव में चले जाना, ये रिसेशन कहलाता है। आप याद रख लें कि इस वक्त जो है फ्रांस जो है -6 पे है और जर्मनी -10 की तरफ गामज़न है। तो दुनिया जो है मुकम्मल तौर पर अगर हम कहें रिसेशन में दाखिल हो चुकी है। फिर उसके बाद आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन ये है कि कंसेक्टिव 3 साल के लिए दुनिया की मईशत जो है -10 से ज़ायद हो। दुनिया अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डिप्रेशन अभी तक देख चुकी है, जो कि 1929 में आया। अब हम देखते हैं कि ये रिसेशन और डिप्रेशन के जो है पहले क्या वजूहात बनती थी। अभी तो जो बुनियादी तौर पर वजह है वो वबा है। वबा की वजह से जो है दुनिया को रिसेशन का सामना है। इससे पहले जो है वो वाज़िया था कि 2 अहम तरीन पिलर है सरमायादारी के, वो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को पहले ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, कंज्यूमर को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती थी। तो फिर ये हुआ कि जॉन केनीज़ ने जो है इस पे ज़ोर दिया कि जो है कंज्यूमर सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आप कंज्यूमर को एम्पावर करेंगे तो ये सरमायादारी निज़ाम जो है हरकत में रहेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर ताकतवर नहीं होगा तो उससे ये होगा कि सरमायादारी निज़ाम उनके जो है प्रोडक्ट्स, उनके ब्रांड्स वगैरह जो भी कुछ जो है कंपनियां बनाती हैं वो कोई ख़रीद नहीं सकेगा। लिहाजा कंज्यूमर का जो है पावरफुल होना ज़रूरी है और उसकी परचेजिंग कैपेसिटी जो है होनी ज़रूरी है। लिहाजा अगर उसकी परचेजिंग कैपेसिटी ख़त्म होगी तो मईशत स्लो डाउन का शिकार होगी, रिसेशन का शिकार होगी और एट दी एंड डिप्रेशन का शिकार होगी। यही वजह थी। इसी फिनोमेना को समझते हुए मार्क्स ने प्रेडिक्शन की थी कि सरमायादारी निज़ाम जो है कम से कम हर 10 साल बाद जो है रिसेशन या डिप्रेशन का सामना करेगी। और हम देख सकते हैं कि ये तकरीबन ऐसा होता आ रहा है। अब हम देखते हैं कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के बाद की दुनिया कैसी होगी। आमतौर पर 3 नज़रियात है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के बाद जो है दुनिया कैसी होगी। 3 नज़रियात हैं। नंबर 1 कहा जाता है कि दुनिया कोरोना के बाद वैसी ही होगी जैसे चल रही थी पहले, मतलब नॉर्मल हो जाएगी। दूसरा कहा जाता है कि नहीं, तकरीबन 2-3 साल के लिए जो है दुनिया को अरसा लगेगा और दोबारा अपनी वापस पोजीशन पे आने पे। और तीसरा नज़रिया है कि कमो बेश 8-10 साल लगेंगे दुनिया को जो है वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए। तो ये 3 नज़रियात हैं जिनको अगर हम देखें, दी इकोनॉमिस्ट ने जो है बड़े अच्छे अंदाज में 3 शेप्स के अंदाज में समझाया। उन्होंने कहा है कि 3 शेप्स एग्जिस्ट करते हैं पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के बाद। नंबर 1 वी शेप, उसके बाद है यू शेप और तीसरे नंबर पर एल शेप। वी शेप की इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है कि उनका कहना है कि कोरोना के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है फिर बहाल हो जाएगी और पहले जैसी जो है कंडीशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद यू शेप जो है उसके मुताबिक जो है उनका कहना है कि जैसे ही कोरोना वबा ख़त्म होगी उसके बाद कुछ अरसे तक, तकरीबन 1-2 साल तक जो है
दुनिया में ऐसी ही कंडीशन रहेगी और साल 2 साल बाद जो है दुनिया दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तीसरे नंबर पर एल शेप है, उसके मुताबिक जो है दुनिया ऊपर से कोरोना की वजह से नीचे आई है, अब बिल्कुल ऐसे ही नीचे ही रहेगी और तकरीबन 5 से 8 साल लग सकते हैं दुनिया को दोबारा अपनी पोजीशन पे जाने के लिए। तो ये 3 तरह के नज़रियात हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कोरोना के बाद की सूरत हाल के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि सरमायादारी निज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम जो है मौजूदा चैलेंज को अच्छे तरीके से मीट नहीं कर पाया। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट्स जो है इसको बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने हैंडल किया। चाइना ने इसे बेहतरीन अंदाज में हैंडल किया, नॉर्थ कोरिया ने इसे बेहतरीन अंदाज में हैंडल किया, गल्फ़ कंट्रीज़ ने किया है, रशिया ने किया है। इसके बरक्स जो है जमहूरी निज़ाम वाले ममालिक, सरमायादार के जो है पाइनियर्स, वो ममालिक जो है इससे टैकल करने में जो है तकरीबन नाकाम रहे हैं। तो ये है लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद जो है निज़ाम बदल जाएगा, सरमायादारी निज़ाम जो है तब्दील हो जाएगा। अब ये फिर बहसें आगे चल पड़ी कि इसके बाद कौन सा निज़ाम होगा, सोशलिस्ट निज़ाम होगा या इस्लामी निज़ाम होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है। जैसे लेकिन ये कि सरमायादारी निज़ाम ख़त्म नहीं हो सकता, उसके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कोरोना को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि दुनिया के निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ आएँ, कुछ जो है वाज़िया तब्दीलियाँ जो है मतवक्का हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या रेमेडीज़ होगी इस जो है कोरोना की वजह से जो क्राइसिस पैदा हुआ है, तो क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या वो इक़दामात हैं जिनको उठा के जो है ये जो नुकसानात हुए हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। तो इस बारे में जो है 3 तरह के नज़रियात हैं। नंबर 1 जो है गवर्नमेंट जो है अपना रोल अदा करे, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन में हुआ। ग्रेट डिप्रेशन में जो है जॉन केनीज़ ने जो है हुकूमत को मशवरा दिया कि जो सरमायादारी का जो सबसे अहम प्रिंसिपल लेसिस फेयर यानी नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, इसे ख़त्म करके गवर्नमेंट इंटरवेन करे और जो है कंज्यूमर को एम्पावर करे, मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए, टैक्सेशन का निज़ाम जो है टैक्स को जो है इंटरेस्ट रेट को जो है रिड्यूस करे, टैक्सेशन के निज़ाम को जो है उसे भी जो है कुछ देर के लिए जो है रिड्यूस करे और बिज़नेस इन्वायरमेंट जनरेट करे ताकि जो है डिप्रेशन से निकला जाए। तो ये भी सेम सूरत हाल है कि गवर्नमेंट जो है अपना रोल अदा करेगी, लेसिस फेयर के असूल को जो है नल एंड वाइड करते हुए जो है गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करेगी। ये अहम है। आप देख सकते हैं कि बरतानिया ने भी जो है अभी ऐलान किया है कि जब तक ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन डाउन रहेगा तो बरतानिया जो है तकरीबन बरतानिया के तमाम एम्प्लॉयज़ की 80% सैलरी खुद देगी। अब वजह भी ये है, देखें ये कोरोना की सूरत हाल जैसे ही ख़त्म होगी, अब कंज्यूमर के पास तो परचेजिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर उसके पास जॉब्स नहीं होंगी तो ये इन कारखानों में, इन फैक्ट्रियों में, इन इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें बन रही हैं वो कौन ख़रीदेगा और कैसे ख़रीदेगा, क्योंकि उसकी तो परचेजिंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। लिहाजा दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पहले तो कोशिश कर रहे हैं कि ये लेबर जो है इनको जो है जॉब्स से हटाया ना जाए, और दूसरा जो है इनकी जो सैलरीज़ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद देने का एहतमाम कर रहे हैं। ये पहला हिस्सा है। दूसरा है IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ये अपना रोल अदा करें, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक बनाने का मकसद ही ये है कि कोई भी मुल्क जो है वो दिवालिया ना हो जाए। अगर दिवालिया हो तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है तकरीबन जो है किसी भी मुल्क के दिवालिया होने का जो है असर ऊपर तक जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडस्ट्री, उधर इन्वेस्टर्स वो तबाही की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो लिहाजा IMF और वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया की जो छोटी इकोनॉमीज़ को जो है कर्ज़ों के ज़रिए जो है उनको दोबारा रीबिल्ड करे। तो ये इनका है। थर्ड है वॉर स्ट्रेटजी। ये काफ़ी हद तक डिफरेंट है। वॉर स्ट्रेटजी क्या है? देखें भाई, जब भी दुनिया में डिप्रेशन आया है या रिसेशन आया है उसके असरात को ज़ाहिल करने के लिए दुनिया में जंगें लगती रही हैं। अब ये एक अलग लॉजिक है, इस पर कभी फिर बात होगी, लेकिन आप देख लें ग्रेट डिप्रेशन जैसे ही ख़त्म हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर लग गई।
1949 में अमेरिका में जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो कोरियन वॉर स्टार्ट हो गई। इसी तरह 80s में जो है रिसेशन आया तो गल्फ़ वॉर स्टार्ट हो गई। 2008 में रिसेशन आया तो 2011-12 में जो है अरब स्प्रिंग और बाद में लीबिया और सीरिया की जंग शुरू हो गई। तो ये जंगों से जो है इनके असरात जो है ज़ाइल होते हैं। ये ना जो है सरमायादारी निज़ाम जो है इस टैक्टिक्स को इस्तेमाल करती है। तो ये भी हो सकता है कि जो मौजूदा सूरत हाल के असरात को ज़ाइल करने के लिए दुनिया को जो है नेक्स्ट जंगों का सामना करना पड़े। तो ये इस तरह के कुछ है। अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो कंक्लूजन में अगर देखें जो है मौजूदा सूरत हाल में जो है सरमायादारी निज़ाम या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा या फिर ये होगा कि अपनी नई शेप में सामने आएगा। और ये नई शेप में जब भी ये सरमायादारी निज़ाम जो है रिसेशन या डिप्रेशन से निकल के आता तो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो ये है कि ये आने वाली दुनिया जो है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। ये था दोस्तों हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।